हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपकी आरोह की पुस्तक का जो पद्य भाग है उसका प्रथम पाठ कबीर पूर्ण कर लिया है। आज हम आपकी आरोह की पुस्तक का गद्य भाग में जो प्रथम पाठ है नमक का दारोगा, जिसके रचयिता लेखक श्री प्रेमचंद हैं, इसका अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद का जन्म यूपी लम्ही गांव में हुआ। इनका जन्म 1880 में हुआ। ये उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने लगभग 103 कहानियां लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध रही। इनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ और आदर्श का चित्रण देखने को मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों को बहुत हम जीवन से जुड़ा हुआ पाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान, गबन, कायाकल्प आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में जब हम पढ़ते हैं तो वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में खो जाते हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है जब इनकी कहानियों को या इनके उपन्यासों को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे हाँ, जीवन में ऐसा ही तो है। या वास्तविकता के दौर से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हम उस रूप में क्या अनुभव करते, उसे हम इनकी कहानी, उपन्यास आदि के माध्यम से देख पाते हैं। हम जो ये कहानी पढ़ रहे हैं नमक का दारोगा, ये इनकी जो कहानी है दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके दो पात्र कौन कौन से हैं? एक तो मुंशी बंशीधर जो इस कहानी का नायक है, और दूसरे हैं पंडित अलोपीदी। हमारी ये जो कहानी है इन दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में ये जो बंशीधर हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नौकरी ढूंढने निकलते हैं। तो जैसा कि प्रत्येक घर परिवार में उनके पिताजी अपने बच्चों को समझाते हैं, तो इनके पिताजी भी अपने बंशीधर से, अपने बच्चे से अनुभव साझा करते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें अब नौकरी करनी है, परिवार का भार उठाना है। तुम देख रहे हो लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं, इनका विवाह करना है। और इनके पिता ने कहा, बंशीधर के पिता ने कहा कि मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ, कगारे का यानी किनारे का वृक्ष हो चला हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। तो तुम नौकरी में ओहदे की तरफ मतलब पद की तरफ ध्यान मत देना। तुम कोई भी नौकरी करना तो ऐसी नौकरी करना कि उसमें वेतन भले ही कम हो लेकिन ऊपर की आमदनी होनी चाहिए। अब ये जाते हैं, इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, पढ़ाई पूरी की, नौकरी के लिए चले। तो इनको जाते ही नमक के दारोगा के पद पर नौकरी मिली। उस समय नमक विभाग में दारोगा के पद की नियुक्ति के लिए, इस पोस्ट के लिए बड़े बड़े वकीलों का, बड़े बड़े अफसरों का भी जी लग जाता था। पटवारी, ग्राम सेवक, मतलब कितने ही पद ऐसे थे। वो अधिकारी भी ये सोचते थे कि हम इस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर नियुक्त हो जाएं। तो बड़े बड़े लोगों का नमक के दारोगा के पद के लिए जी लग जाता था। वहां मुंशी बंशीधर को नौकरी प्राप्त हो गई। एक रात इनको कुछ आवाज आई, ये सो रहे थे, तो आधी रात में इन्होंने सोचा कि ये किस तरह का शोर है, ये कैसी आवाजें सुनाई दे रही है।
इन्होंने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा पिस्टल जेब में रखी और चेकिंग के लिए निकल गए। तो वहाँ कुछ गाड़ियाँ नदी के पार जा रही थी। इन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने सबने कहा कि भाई ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं जो बाहर भेजी जा रही हैं। भाई किसकी गाड़ियाँ हैं? कौन अलोपीदीन? भाई पंडित अलोपीदीन है दातागंज के। ये जो पंडित अलोपीदीन हैं ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत बड़े आदमी थे। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति की फैक्ट्रीज भी चल रही है, खेती बाड़ी का भी काम है, ऐसे इनके बहुत सारे कार्य गांव में चला करते थे। इन्हें गांव में बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त था। तो ये अलोपीदीन की गाड़ियां थी जो रात को नदी के पार भेजी जा रही थी। जब मुंशी वंशीधर ने चेक किया कि इन गाड़ियों में क्या है, तो उन गाड़ियों में नमक था। उस समय नमक का व्यापार प्रतिबंधित था, तो गैर कानूनी तरीके से नमक की गाड़ियां पार भेजी जा रही थी। तो इन्होंने वो गाड़ियां रोक दी। जब इन्होंने वो गाड़ियां रोक दी तो तुरंत संदेशा मिला पंडित अलोपीदीन को। पंडित अलोपीदीन तट पर आए, जहां ये सब घटना हुई वहां पंडित अलोपीदीन आए। पंडित अलोपीदीन जब वहां आए तो उन्होंने मतलब एक शब्द का प्रयोग किया है पंडित अलोपीदीन के लिए कि पंडित अलोपीदीन बहुत चलता पुर्जा, भारी भरकम व्यक्ति थे। भारी भरकम मतलब मोटे तगड़े नहीं, यानी इनका एक रुआब था, एक रुतबा था। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरी गाड़ी एक इंस्पेक्टर ने रोक दी। तो जब पंडित अलोपीदीन नदी के तट पर पहुंचे, वहां उन्होंने मुंशी वंशीधर से बात की कि भाई आपने हमारी गाड़ियां क्यों रोक दी? आप यदि इसके बदले में कुछ पैसा चाहते हो तो वह ले लो। लेकिन ये बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, बहुत कर्मठ व्यक्ति था, कर्तव्यनिष्ठ था। तो मुंशी वंशीधर ने कहा कि नहीं, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करो। पंडित अलोपीदीन, उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था मतलब इन्हें लगा कि कीमत सही दी जाए तो कार्य हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 ऐसे करते करते रिश्वत 40,000 तक पहुंच गई। अब आप देखिए, जब इस पाठ का लेखन हुआ था 1914 में, 1914 में, तो उस समय के हिसाब से 40,000 की रिश्वत कितना वजन रखती होगी। लेकिन वंशीधर ने कहा 40,000 क्या, 40 लाख भी मुझे अपने कर्तव्य से नहीं डिगा सकते। तो मुंशी वंशीधर ने अपने जो माथक अधीनस्थ कर्मचारी थे उन्हें हुक्म दिया कि अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लो। अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन इनको कोर्ट में पेश होना था। अब पूरे शहर में मतलब दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। रात को ये जो घटनाक्रम हुआ, सुबह होते होते सभी को ये घटना पता चल गई। जंगल में आग की तरह ये घटना फैल गई। तो अलोपीदीन को जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो हर व्यक्ति को ये ताज्जुब हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा काम क्यों किया, इसलिए कि अलोपीदीन पकड़ में कैसे आ गए, क्योंकि ये तो धन के बल पर अपने सारे कार्य निकाल लेते हैं। तो साहब का कार्यविधि चालू हुई। मतलब इनका भी वकील आया, मुंशी वंशीधर की ओर से भी वाद विवाद प्रस्तुत किए गए, अलोपीदीन की तरफ से भी वाद विवाद प्रस्तुत किए गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलोपीदीन धन के बल पर सारे कार्य कर लेते थे, तो इन्होंने गवाह, सबूत, प्रमाण सब खरीद लिए।
2 घंटे में इन्होंने सारे काम कर डाले। और जज साहब ने कहा कि वंशीधर अभी नए नए पद पर नियुक्त हुए हैं, इन्होंने कर्तव्यनिष्ठ रहकर अपना कार्य किया, लेकिन इनकी वजह से शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इतना अपमान झेलना पड़ा, तो भविष्य के लिए वंशीधर सजग रहे, इन्हें थोड़े समय के लिए अपने पद से सस्पेंड किया जाता है, इनको मुअत्तल कर दिया। और अलोपीदीन, जिसने मतलब एक तरह से हीरे की परख जौहरी को होती है, अलोपीदीन ने इन सब घटनाक्रम में वंशीधर को परख लिया था कि यह रिश्वत पे विश्वास नहीं करता, यह कर्तव्यनिष्ठ है, दृढ़ निश्चयी है और अपने पद पर अडिग रहने वाला कार्यकुशल व्यक्ति है। तो इस सब क्रियाविधि के बाद जब वंशीधर को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन अलोपीदीन इस सारे घटनाक्रम के बाद वंशीधर के घर पहुंचे और कहा कि मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, स्थायी संपत्ति है, उसके लिए आपको अपना मैनेजर नियुक्त करता हूं। तो वंशीधर ने घर आने का स्वागत किया और कहा कि मैं नदी के किनारे जो कुछ भी घटना हुई उस समय में अपने पद पर था, मेरे लिए ही कार्य कर्तव्यनिष्ठता का परिचायक था, तो बाकी आप हुक्म कीजिए। तो अलोपीदीन ने कहा कि मैं आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ, आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा और ऊपर के भत्ते वगैरह अलग। तो वंशीधर ये सब सुनकर गदगद हो उठे और उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया और आप मेरे प्रति ऐसा कर रहे हैं। तो अलोपीदीन ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ ईश्वर आपको वही नदी के किनारे वाला दृढ़ निश्चयी, बेमुरव्वत, बिल्कुल निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाए रखे। यानी इस पाठ का सार निकलकर आता है कि किस प्रकार वंशीधर ने अपने कर्तव्यों का परिचय दिया और अलोपीदीन ने उसकी पहचान करी। जिस प्रकार एक हीरे की परख की जाती है, इस प्रकार इन्होंने उसे परख लिया। इस पाठ में से निकलकर आता है कि यह पाठ धन पर धर्म की विजय है। बेटा, मैं इस पाठ की पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। जहाँ आपको पाठ समझ में नहीं आए वहाँ आप अंडरलाइन करके ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं आपकी क्वेरीज और डाउट को क्लियर करूंगी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारे थे। पोबारे होना मतलब बहुत मजे होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते। यानी जब नमक का व्यापार गैरकानूनी हो गया, तब लोग तरह तरह से अपना कार्य सिद्ध करने लगे और हर कोई व्यक्ति नमक के डिपार्टमेंट में दारोगा के पद पर नियुक्त हो जाना चाहता था। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य यानी प्रबल। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी एक अलग तरह का पाठ्यक्रम था। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद लोगों की नौकरी लगती थी। जैसे आज आपके सिलेबस में कंप्यूटर है,
सेक्सुअल एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ों को टाइम के साथ आपके सिलेबस में अपडेटेड किया गया है। उसी तरह से पहले के सिलेबस में अंग्रेजी शिक्षा होती थी, फारसी होती थी और प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस आदि पढ़ना होता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता, किसके पिता? वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। यानी जब मुंशी बंशीधर अपनी पढ़ाई समाप्त करके नौकरी की खोज के लिए निकले तो अपने अनुभव साझा करते हुए इनके पिता ने कहा कि तुम अब घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अब तुम ही घर के मालिक नियुक्त किए जाते हो। तुम देख रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें ही अब घर और उसकी जिम्मेदारियों को संभालना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। क्या समझा रहे हैं इनके पिताजी कि बेटा जो वेतन होता है वो तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो एक दिन दिखाई देगा और फिर घटते घटते कम हो जाएगा। मतलब ऐसी नौकरी ढूंढना जहां भले ही वेतन कम हो लेकिन ऊपरी आय अच्छी खासी हो। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इनके पिताजी ने क्या कहा कि ऊपर की जो आय है वो बहता हुआ स्रोत है, उससे सदैव प्यास बुझती है और मासिक वेतन, महीने में एक बार मिलने वाली तनख्वाह तो एक बार दिखेगी। तो ऐसी नौकरी ढूंढना जहां इनकम चलती रहे। और बेटा ये मेरी जन्म भर की कमाई है, इसे अपनी निगाह में बांध लो। कई बार नौकरी में ऐसा अवसर भी आएगा कि जिस व्यक्ति को अपना काम निकालना है वह तुम्हें अधिक प्रलोभन देगा, अधिक पैसे दे देगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य अन्य तरह से निकाल सकता है उससे तुम्हें पैसे लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जैसा कि उन्होंने अपनी पंक्ति में कहा कि बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। तो बेटा आप यहाँ तक का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। इसके आगे का अध्याय हम अगली क्लास में देखेंगे।